हेलो दोस्तों, आप सभी को KVB स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको आज DSC 3 का बी पढ़ाएंगे। 2 चैप्टर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं और काफी सरल भाषा में बताने का प्रयास किए हैं। ये आपका DSC 3 का ये आपका तीसरा चैप्टर है, स्वतंत्र उत्तर भारत में दलीय प्रणाली की प्रकृति। इससे क्वेश्चन बनेगा, भारत के दल प्रणाली के विकास और विशेषताओं का वर्णन करें। या एक और क्वेश्चन बनेगा, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रीय मुखी ना होकर व्यक्ति मुखी है, वर्णन करें। अगर क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आएगा तो आंसर यही होगा। इसलिए हमने बहुत ही बुक से देखा, अपने से लिखा, सारे बनाने के बाद आप लोग का 2 क्वेश्चन हमको लगा कि इम्पोर्टेंट है, जो अथवा में करके भी आ सकता है। आप लोग घबराने का जरूरत नहीं है। फिर से एक बार क्वेश्चन आवश्यक सुन लें। भारत के दल प्रणाली के विकास और विशेषताओं का वर्णन करें, या अथवा या और करके क्वेश्चन आ सकता है, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रमुखी ना होकर व्यक्ति मुखी है, वर्णन करें। ठीक है, किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग किसी दिक्कत नहीं ले, यही आंसर होगा। ठीक है, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, दोस्तों तक भेज दे, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे नंबर ला सके पढ़ के। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको पढ़ाते हैं भारत में दलीय प्रणाली की प्रकृति। ठीक है, और काफी सरल भाषा में दोस्तों बता रहे, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। हम आपका चारों कोड 13, 14, DSC 3 का बी और DSC 4 का बी भी लेकर आप लोग के सामने बहुत ही जल्दी आएंगे, ताकि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। सारा लेसन हम पढ़ाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। और थोड़ा सा लिखने में टाइम लगता है प्यारे दोस्तों, इसलिए एक दिन लेट हो जाता है, कंटेंट यहाँ से वहां से जुगाड़ करना पड़ता है। इसलिए आप लोग के सामने काफी सरल भाषा में बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि भारत में दलीय प्रणाली की प्रकृति क्या कर रहा है, क्या कारण है और कैसे उत्पन्न हुआ। अगर बीच में वीडियो छोड़ स्किप कर करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा होगा और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो आपको KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों तक, ताकि आपके दोस्त भी इसे पढ़ सके और अच्छे मार्क्स ला सके। और मुझे उम्मीद है कि सेमेस्टर 6 में भी आप लोग अच्छे मार्क्स लाइएगा। वही लेसन हम बता रहे हैं जो एग्जाम में आने वाला इम्पोर्टेंट है। हमें लग रहा है कि 6 चैप्टर इम्पोर्टेंट, 6 चैप्टर बताएंगे, ताकि हमें टाइम जितना भी लगे, लेकिन आप लोग को एक्सटर्नल एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले ही सारा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये आप लोग को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। भारत में दलीय प्रणाली की प्रकृति, समाज के बदलते स्वरूप के साथ राजनीतिक दलों की, देखिए समाज में बदलते, जब समाज बदल रहा है तो बदलते स्वरूप के साथ राजनीतिक दलों की प्रकृति में भी बदलाव आता चला गया। जैसे मान लीजिए कि पहले 1980 में कुछ और था, अभी 2023 में कुछ और। धीरे धीरे बच्चा जन्म लेता है ना, तो बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़ा होने के साथ पहले वो बोलना स्टार्ट करता है, चलना स्टार्ट करता है, मम्मी पापा बोलता है। उसी तरह समाज के बदलते स्वरूप के साथ राजनीतिक दलों की प्रकृति में भी बदलाव आता चला गया। से बच्चा जन्म लेता है, उसका शरीर बनता है, से बोलना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे उसका शरीर में बदलाव होता ही चला जाता है। उसी प्रकार बोला कि राजनीतिक दलों की प्रकृति में भी बदलाव आता चला गया। रजनी कोठारी के अनुसार दलीय प्रणाली की प्रकृति में बदलाव राज्य की परिवर्तित सामाजिक, आर्थिक एवं जनसंख्या के रूप का परिणाम है। जो रजनी कोठारी है, उनके अनुसार बोलते हैं कि दलीय प्रणाली जो है, दलीय प्रणाली की प्रकृति में बदलाव जो होता गया, जो हो रहा है, वो राज्य की परिवर्तित सामाजिक, आर्थिक एवं जनसंख्या के रूपरेखा का परिणाम है। किसका? परिवर्तित सामाजिक, आर्थिक एवं जनसंख्या की रूपरेखा का परिणाम है। भारत में दलीय व्यवस्था का स्वरूप, जो भारत में दलीय व्यवस्था का स्वरूप समय के साथ बदलता रहा है। क्या समय के साथ उनका दलीय व्यवस्था का स्वरूप बदलता रहा है? ठीक है, भारत का सामाजिक, आर्थिक परिवेश, भौगोलिक स्थिति, विकास दर तथा सामाजिक चेतना ने दलीय व्यवस्था के स्वरूप को प्रभावित किया। क्या? जो भारत का सामाजिक, आर्थिक परिवेश है, भौगोलिक स्थिति है, विकास दर है तथा सामाजिक चेतना ने दलीय व्यवस्था के स्वरूप को प्रभावित किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, कब? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 2 दशक के दौरान दलीय व्यवस्था एक दलीय प्रणाली के रूप में उभरा। क्या? जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो 2 दशक के दौरान, जो 2 दशक है, उसका दौरा दलीय व्यवस्था के एक दलीय प्रणाली के रूप में उभरा, जहां कांग्रेस केंद्रीय राजनीतिक दल के रूप में विद्यमान था।
जब स्वतंत्रता हुआ, जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, उसके बाद दो द्वारा दलीय व्यवस्था एक दलीय प्रणाली के रूप में उभरा, जहां कांग्रेस केंद्रीय राज्य सत्ता के रूप में विद्यमान है। स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम 1967 के आम चुनाव में, कब 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस को कई राज्यों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। जब 1967 की आम चुनाव हुआ था प्यारे दोस्तों, उस समय कांग्रेस को कई राज्यों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस ने विरोधी दलों के साथ मिलकर सरकार का गठन किया। जब उसका स्पष्ट बहुमत नहीं बनेगा तो सरकार नहीं बना सकता। आप अभी भी देख सकते हैं कि अगर एक पार्टी को उसके कुल सीटों से, कुल सीट है उससे 50% से ज्यादा बहुमत नहीं मिलता है तो सरकार बनाने के लिए सरकार नहीं बना सकता है, फिर गठबंधन की सरकार बनती है। उसी के आधार पर यहाँ पे बतलाया गया है, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस ने विरोधी दलों के साथ मिलकर सरकार का गठन किया। जो कांग्रेस है वो विरोधी दलों के साथ मिलकर, जो उनके विरोध में खड़ा हुए थे उन लोग भी तो कुछ सीट जीते होंगे, उसी के साथ मिलकर सरकार का गठन किया। जो रजनी कोठारी के अनुसार जो कहना है कि बाद के दशक में दल प्रणाली की प्रकृति में बदलाव समय की मांग की। क्या बोलते हैं कि जो दशक में है वो दल प्रणाली की प्रकृति में बदलाव समय की मांग की। क्या प्रकृति में समय के अनुसार बदलाव की मांग किया, जिसने भारतीय राजनीतिक में एक दल की प्रधानता वाली स्थिति से निकलकर विभिन्न दलों की प्रधानता वाली स्थिति में प्रवेश किया। रजनी कोठारी का कहना था कि धीरे धीरे समाज परिवर्तन होते गया, राजनीति में परिवर्तन होती गई। पहले जहां एक दल की प्रधानता थी, एक दल बहुमत में था, एक दल का वर्चस्व था, पहले कांग्रेस का वर्चस्व था, उसी को धीरे धीरे समाप्त करके बहुत दलों का अस्तित्व आया, विभिन्न दलों का प्रधानता मिली, बहुत सारे दल उभर कर सामने आए और इनकी स्थिति में प्रवेश किया। 1977 यानी 1977 का आम चुनाव इंदिरा गांधी बनाम अन्य था। जब 1977 का चुनाव हुआ था उसमें इंदिरा गांधी और अन्य, देखिए जब चुनाव होता है तो दो पार्टी लड़ते हैं, तो एक इंदिरा गांधी था, एक दूसरा अन्य था, जिसमें कांग्रेस की हार हुई थी, जिसमें 1977 में कांग्रेस की हार हुई थी। और मोरा देसाई अन्य पार्टी में थे। वो मोरा देसाई के नेतृत्व में जनता दल ने सरकार स्थापित किए थे। जब मोरा देसाई जीत गए तो जनता दल की सरकार स्थापित हुई। इस संगठन में कांग्रेस जीरो, जनसंघ, भारतीय लोक दल, समाजवादी दल तथा कांग्रेस से बागी हुई। जब जीत गए तब उनके बाद जनसंघ, भारतीय लोक दल, समाजवादी दल तथा कांग्रेस से बागी हुआ, यानी बहस हुआ। अन्य घटकों दलों के साथ अंग जीवन राम का कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी भी शामिल हुआ। अंग जीवन राम का जो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी था वो भी शामिल हुआ। 1980 के मध्य यानी 1980 के मध्य अवधि चुनावों में पुनः कांग्रेस सत्ता में। कब? 1980 में पुनः कांग्रेस जो है वो सत्ता में आई। 1967 में भी हार गई, 1977 में भी हार गई, तब 1980 में पुनः कांग्रेस सत्ता में आई। उसके बाद हालांकि कांग्रेस पहले के ही तरह एक प्रभुत्व संपन्न दल के रूप में उभर कर आई। क्या? पहले के तरह ही प्रभुत्व संपन्न दल के रूप में उभर कर आई। जिस तरह पहले सब चीज से परिपूर्ण था उसी तरह पुनः उन्हें फिर से उभर कर आई। इसके साथ ही भारतीय दलीय व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों की भूमिका स्पष्ट रूप से दिखने लगी। इसके साथ ही भारतीय दलों की व्यवस्था क्षेत्रीय यानी राज्य स्तर पर भी इनकी भूमिका स्पष्ट रूप से दिखने लगी। और निम्न जातियों एवं दलितों की भूमिका, जो निम्न जाति के लोग थे, जो दलित लोग थे, उनकी भूमिका अधिक स्पष्ट होने के परिणाम स्वरूप वो जनता दल, बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का उदय हुआ। जब उन लोग निम्न जाति के लोग, दलितों की भूमिका अधिक स्पष्ट होने लगी तो उस समय जनता दल उभर कर आया, जो बहुजन समाजवादी पार्टी वो उभर कर आया, समाजवादी पार्टी उभर कर उनका उदय हुआ। इसी के साथ भारतीय राजनीति का नया दौर शुरू हुआ। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? 1984 यानी 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद
राजीव गांधी ने कांग्रेस नेतृत्व तथा 1989 के आम चुनाव के साथ ही पुनः गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकार का निर्माण हुआ। जब 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, तब उसके बाद राजीव गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व संभालते हुए 1989 के आम चुनाव में, ठीक है, पुनः गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकार का निर्माण हुआ। पुनः जो गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकार का निर्माण हुआ, जो सत्ता के 2 वर्षों तक भी नहीं चल पाया। जब उसका निर्माण हुआ, गठबंधन की सरकार बनी, तो सत्ता का 2 वर्ष भी नहीं हुआ, उनकी सरकार तहस-नहस, उसकी सरकार गिर गई। ठीक है, जब 1991 के बाद आम चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। कब? 1991 के बाद आम चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। अब कोई भी दल अपने बलबूते पर सरकार बनाने में सक्षम नहीं रहे, क्योंकि वहां पे स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो कोई भी दल अपने प्रभुत्व संपन्न यानी सभी तरह से परिपूर्ण नहीं है, तो अपने सक्षम नहीं है, तो सरकार नहीं बना सकता है। ठीक है, इसलिए 1991 में यानी 1991 के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में गठबंधन की राजनीति का नया स्वरूप सामने आया। कब? 1991 में गठबंधन की राजनीति का नया स्वरूप सामने आया। गठबंधन की राजनीति का स्वरूप 2009 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार देखने को मिला। कब? जब गठबंधन की राजनीति का जो राजनीति है उसका स्वरूप 2009 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार देखने को मिला। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की सरकार सत्ता में आई, जिसमें भाजपा बहुमत रही, जिसमें भाजपा थी वो बहुमत रही। भारतीय दलीय व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था के साथ गठबंधन व्यवस्था के रूप में अपनी भूमिका निभा रही है। जो भारतीय दलीय व्यवस्था है वो बहुदलीय व्यवस्था के साथ यानी बहुत सारे दल के साथ मिलकर गठबंधन की व्यवस्था को रूप में अपनी भूमिका निभा रही है। ठीक है, जहां राष्ट्रीय दलों के साथ क्षेत्रीय दलों की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये नहीं बोल सकते आप सिर्फ केंद्र का ही भूमिका नहीं, राज्य का भी इसमें भूमिका है, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी बात का यहाँ चर्चा किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में 3 प्रकार की दलीय प्रणाली उभर कर आई है, सामने आई, या उनकी विशेषता। ठीक है, किसी भी तरह से क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, बोलेगा कि भारत में स्वतंत्रता के बाद भारत में 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, वो उभर कर कब आई, कैसे आई, उसका वर्णन करें। तो आप लोग को यहाँ भी बताया, काफी सरल शब्दों में बता रहे दोस्तों। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ पाए। चलिए, पहला एक दलीय प्रणाली का वर्चस्व, दूसरा है द्विदलीय प्रणाली का वर्चस्व, तीसरा है बहुदलीय प्रणाली का वर्चस्व। अगर आप लोग पीडीएफ चाहते तो पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा, बस आप लोग कमेंट करते कि पीडीएफ चाहिए, बस हम पीडीएफ भी डाल देंगे, आप लोग टेंशन नहीं लिए। और आप लोग काफी सरल शब्दों में एग्जाम में लिख पाएगा। मुझे उम्मीद है कि हम जितना पढ़ा रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे। अभी इंटरनल एग्जाम भी आप होना है, उसमें भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि लिखने के बाद आपको सर या मैम रहेगी वो नंबर नहीं काटेंगे। चलिए, एक दलीय प्रणाली क्या है? एक दलीय प्रणाली हम उसे कहते हैं जिस देश में केवल एक ही राजनीतिक दल का अस्तित्व हो, उसे एक ही दल का अस्तित्व होता है, उसे हम कहते हैं एक दलीय प्रणाली कहते हैं। जैसे कौन कौन देश में एक दलीय प्रणाली व्यवस्था है? रूस, चीन, हंगरी, यूगोस्लाविया, रोमानिया, इस सब में एक दलीय प्रणाली की व्यवस्था। इसमें दूसरा दल उत्पन्न हो ही नहीं सकता, वहां पे सबका अपना अपना एक दल अगर दूसरा दल वहां उठने का प्रयास करता है तो उसे जो विजय दल होती है, जो वहां पे पहले से राज कर रहा है, अगर दूसरा दल वहां उत्पन्न होने का प्रयास करता है तो दूसरा वाला उसको दबा देता है ताकि उठ नहीं पाता है। इसलिए एक दलीय व्यवस्था सिर्फ चीन, रूस, हंगरी, यूगोस्लाविया, रोमानिया, कई ऐसे देश है जिसमें एक दलीय व्यवस्था अपनाई गई है। और एक दलीय व्यवस्था में सिर्फ एक ही राजनीतिक दल का अस्तित्व होता है, इसमें 2 राजनीतिक दल का अस्तित्व रह ही नहीं सकता। इसमें आप एक सरल शब्दों में समझ ले, एक दलीय व्यवस्था में एक राजनीतिक दल का ही सत्ता होता है, दूसरे राजनीतिक दल का सत्ता का अस्तित्व नहीं होता है। अगर उठने का भी प्रयास किया जाता है दूसरे राजनीतिक सत्ता दल का, तो एक पहले से वहां पे विद्यमान है उसके द्वारा उसे तहस-नहस से बर्बाद कर दिया जाता है ताकि उठने का प्रयास नहीं कर सके। काफी सरल शब्दों समझा। द्विदलीय प्रणाली क्या है? ऐसा देश जहां पर दो ही राजनीतिक दल का
पर दो ही राजनीतिक दल वहां पे रहते हैं, ठीक है, प्रमुख रूप से रहते हैं, उसके बीच ही सत्ता का बंटवारा हो तो द्विदलीय प्रणाली कहलाता है। और सत्ता केवल दो राजनीतिक पार्टियों के पास ही रहती है, जैसे इंग्लैंड और अमेरिका। कहने का मतलब है द्विदलीय प्रणाली किसे कहते हैं? ऐसा देश जहाँ पे दो राजनीतिक दल प्रमुख होने के बाद दोनों के बीच सत्ता का बंटवारा द्विदलीय प्रणाली में होता है। और उसमें दो राजनीतिक पार्टी रहते हैं, जिसमें राजनीतिक पार्टी में मान लीजिए एक पक्ष है एक विपक्ष है, ए और बी। अगर उसमें तीसरा बोलेगा कि द्विदलीय प्रणाली में क्या दो से अधिक जो राजनीतिक दल है उसमें हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन जो वहाँ पे विद्वान है इंग्लैंड और अमेरिका में, तो इन लोग है सो तीसरा दल को उत्पन्न होने ही नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे इन लोग का ही राज चलता है, इन लोग का ही पार्टी चलता है। अगर तीसरा उत्पन्न होने का प्रयास करता है तो ये दोनों के द्वारा इसे दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, ताकि वैसे स्थिति में उसका सीट का बंटवारा नहीं, उसका चुनाव लड़ता भी है तो उसे जीतने के लिए नहीं दिया जाता है, उसे तहस नहस कर दिया जाता है। द्विदलीय प्रणाली एक शब्दों में समझे, जहाँ पे दो राजनीतिक दल का प्रभुत्व होता है, वहाँ पे सत्ता का बंटवारा होता है, उसे द्विदलीय प्रणाली कहते हैं। बहुदलीय प्रणाली किसे कहते हैं? बहुदलीय प्रणाली उसको कहते हैं जहाँ पे दो से अधिक राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व हो। कहाँ पे? दो से अधिक राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व हो। कौन कौन सा देश होता है, कौन कौन सा देश में दो से अधिक पार्टियों का अस्तित्व होता है? भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। इसमें दो से अधिक पार्टियों का अस्तित्व रहता है। यहाँ पे अनेक पार्टियां उभर कर आती है और अनेक पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ती है। और 1991 यहाँ तो गठबंधन की ही सरकार बनता है। यहाँ पे अब तो बहुमत का सरकार तो बन ही नहीं सकता है। यहाँ पे सब अपने अपने बहुमत सब ले लेते हैं, बहुमत तो किसी को प्राप्त नहीं हो पाता है। उसके बाद यहाँ गठबंधन की ही सरकार बनती है। अगर एक शब्दों में समझे बहुदलीय प्रणाली क्या है, तो बहुदलीय प्रणाली में दो से अधिक पार्टियों का अस्तित्व होता है, और उसमें गठबंधन की सरकार की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है। जैसे भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। जैसे भारत में अभी मान लें कि बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसी तरह फ्रांस में भी अपनी सरकार है उनका, स्विट्जरलैंड में, वहां से कई दल मिल के गठबंधन करके अपने वहां पे अपना वर्चस्व लहरा सकते हैं। एक दलीय प्रणाली का वर्चस्व देखिए, वहां तो एकदम शॉर्ट सरल शब्दों में बताए थे। अब एक दलीय प्रणाली का वर्चस्व, भारत में लगभग 2 दशकों तक कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा था। क्या भारत में लगभग 2 दशकों तक ही कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था? चूंकि उस समय कई अन्य दल मौजूद थे, किंतु अधिकतर राज्य तथा केंद्र में कांग्रेस दल का ही सरकार था। उस समय दल मौजूद थे, उसमें कांग्रेस का ही प्रभुत्व था। अनेक दल भी थे, लेकिन अधिकतर राज्यों में, केंद्र तथा राज्य में कांग्रेस दल का ही सरकार थी। इस प्रकार विपक्षी दलों के रूप में गैर कांग्रेसी दल थी, और इस प्रकार पक्ष होता है तो वहां पे विपक्ष भी होता है। इसी प्रकार गैर कांग्रेसी दल भी थी। अपवाद के रूप में उस समय केरल में केंद्र एवं राज्य में सीपीए की सरकार थी। अगर अपवाद की बात करें तो उस समय केरल में, जो केरल है, वहां पे केंद्र एवं राज्य में सीपीए की सरकार थी। दूसरा पॉइंट, 1950 के काल अवधि में संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में एकमात्र कांग्रेस दल का ही समर्थन किया गया। क्या 1950 के बाद जो 1950 के काल अवधि थे, उसमें संपूर्ण भारत के सभी राज्यों में एकमात्र कांग्रेस दल का ही समर्थन किया गया। और रजनी कोठारी के अनुसार यह काल 1950 का एक दलीय प्रभुत्व संपन्न कहलाया। जब एक दल का ही शासन था, एक दल का ही वर्चस्व था, तो उन्हें बताया कि ये एक दलीय प्रभुत्व का समय कहलाया। जब एक दल वहां पे था तो एक दलीय प्रभुत्व का ही समय कहलाएगा ना। उनका कहना था कि क्या एक कांग्रेस दल ना होकर कांग्रेसी व्यवस्था है, और रजनी कोठारी का कहना था ये कांग्रेस दल ना होकर एक कांग्रेसी व्यवस्था है। तीसरा पॉइंट है, लोकसभा में 4 चुनावों में कांग्रेस दल ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया था। जो लोकसभा के 4 चुनाव थे, उसमें कांग्रेस दल ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया था। लगभग 1967 तक यह स्थिति बराबर रही, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता दल ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। क्या 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता दल ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया, यानी बाहर कर दिया? इस समय तक कई राज्यों में एक दल का वर्चस्व था। क्या इस समय कई ऐसा राज्य थे जिसमें एक दल का वर्चस्व था? देखिए, आप 2 दलीय प्रणाली की व्यवस्था,
भारत के संदर्भ में देखा जाए तो द्विदलीय व्यवस्था को आदर्श नहीं माना गया, बल्कि यहाँ पर द्विध्रुवीय राजनीतिक व्यवस्था रही है। क्योंकि यहाँ पे जो भारत में द्विदलीय प्रणाली की व्यवस्था को आदर्श नहीं माना गया, इसमें तो यहाँ से कई दो दल से कई अधिक पार्टियां, इसलिए इसको आदर्श नहीं माना गया, बल्कि यहाँ पर द्विध्रुवीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, ठीक है, व्यवस्था रही है, द्विध्रुवीय राजनीतिक व्यवस्था रही है। इस व्यवस्था में दो से अधिक दल चुनाव पूर्व अथवा चुनाव पश्चात गठबंधन की सरकार का निर्माण कर न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी तय करते हैं। जब ये चुनाव के पश्चात या चुनाव के पूर्व भी इस सरकार का निर्माण कर न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी तय करते हैं। दूसरा पॉइंट द्विध्रुवीय व्यवस्था में सामान्यतः तौर पर दो दलों के मध्य गठबंधनों की प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। जो दो दलों के मध्य गठबंधनों की प्रतिस्पर्धा रहती है, जिससे आपस में चुनावी प्रतिस्पर्धा का बोलबाला रहता है, ठीक है, चुनावी प्रतिस्पर्धा का बोलबाला रहता है, उनकी सरकार है तो उनकी बोलबाला रहेगी। सी है, ऐसी गठबंधन की प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था तथा राज्य दोनों में हो सकती है, जिसमें मुख्य राजनीतिक दल सामान्य होते हैं किंतु उनके गठबंधन के सहयोगी बदल जाते हैं। ऐसी गठबंधन की प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था होती है वो केंद्र तथा राज्य दोनों में हो सकती है, ठीक है, केंद्र में भी हो सकता है, राज्य में भी हो सकता है, जिसमें मुख्य राजनीतिक दल सामान्य होते हैं, जिसमें मुख्य एक राजनीतिक दल बीजेपी का राज्य स्तर पे भी है और क्या बोलते हैं देश में भी उनका वर्चस्व है। उसी प्रकार यहाँ पर गठबंधन के सहयोगी बदल जाते, जो गठबंधन उनके सहयोगी बदल जाते हैं, लेकिन एक दल तो रहता है, ठीक है। डी, इस प्रकार के ध्रुवीकरण से ही गठबंधन की राजनीति को उभरने का अवसर मिला। इसी प्रकार की गठबंधन की राजनीति से राजनीति को उभरने का अवसर मिला। उदाहरण स्वरूप 1967 के चुनाव में गैर कांग्रेसी गठबंधन के संदर्भ में 8 राज्यों में गठबंधन की सरकार थी। 1967 के जब चुनाव हुए थे उसमें गैर कांग्रेसी गठबंधन, इसमें गठबंधन की सरकार नहीं थी, उन्होंने गठबंधन की सरकार थी, बहुमत की सरकार नहीं थी। इसी संदर्भ में 8 राज्यों में गठबंधन की सरकार बनी। भारत में 1990 के बाद कई प्रकार की गठबंधन हुई, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दल के असफलताओं ने इन दलों को बहुमत में नहीं रहने दिया। क्या असफलताओं ने इन दलों को बहुमत में नहीं रहने दिया, अतः कई छोटे छोटे दल अस्तित्व में आने लगे। इसी प्रकार छोटे छोटे दल अस्तित्व में आने लगी। 1996 में 13 दलों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाया। 1996 में 13 दलों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाया। इसी प्रकार 1999 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए का निर्माण किया गया। कब? 1999 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए का निर्माण किया गया, जिसमें भाजपा प्रमुख घटक दल रहा। 1989, 1990, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 तथा 2014 में केंद्र में गठबंधनों की सरकार बनी, जिसमें कई दल शामिल थे। कब? 1989, 1990, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 में केंद्र में गठबंधनों की सरकार बनी, जिसमें कई दल शामिल थे। 2004 और 2009 में जो कांग्रेस दल के नेतृत्व में यूपीए की सरकार में, जिसमें कांग्रेस के अलावा अन्य दल शामिल थे। इसी प्रकार का ध्रुवीकरण राज्यों में संदर्भ में देखा गया, जहां क्षेत्रीय दलों से मिलकर गठबंधन बनाया गया। बहुदलीय व्यवस्था भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में 1967 से जब 1967 में काफी परिवर्तन आया। कब? 1967 के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में काफी परिवर्तन आया। इस कालक्रम में चुनावों में कांग्रेस दल की हार हुई तथा दल में विभाजन से धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर होता गया। जब उसका हार हुआ उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस को लोग इधर उधर इस पार्टी में जानेंगे, उनका धीरे धीरे अस्तित्व समाप्त होने लगा। कांग्रेस कमजोर पड़ गया। इसका प्रमुख कारण क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व में आना। इसका प्रमुख कारण क्या था? राज्य स्तर पर कई दलों का अस्तित्व हुआ, कई दलों को आना। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है प्यारे दोस्तों, लेकिन काफी डीपली समझाने का प्रयास करें ताकि आप लोग एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, ठीक हो, इसलिए हम आप लोग को पूरा डीपली समझा रहे हैं। बी, जो गठबंधन से भारत में बहुदलीय व्यवस्था का उदय हुआ। गठबंधन से भारत में बहुदलीय व्यवस्था का उदय हुआ क्योंकि कांग्रेस का प्रभुत्व का समय भी बहुदलीय व्यवस्था ही थी।
बहुदलीय व्यवस्था थी, किंतु भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका रही नहीं रही। भारतीय राजनीति में उनकी भूमिका नहीं के बराबर रही। इसके उदय के कारण समाज में नियंत्रण हो रहे परिवर्तन रहा, और जिसके उदय के कारण क्या था, हो रहे परिवर्तन रहा, ठीक है, नियंत्रण हो रहे परिवर्तन रहा, और साथ ही समाज में नए मुद्दे और क्षेत्रीय नेताओं के अस्तित्व में आने से क्षेत्रीय दलों का गठन हुआ। इनकी जो भूमिका रही, उनकी भूमिका नहीं रहने के बराबर इनके जब उदय का कारण समाज में नियंत्रण परिवर्तन रहा। जब समाज में धीरे धीरे करके परिवर्तन होता रहेगा तो समाज में एक नया मुद्दे तथा क्षेत्रीय नेताओं का अस्तित्व आएगा। धीरे धीरे जैसे ग्राम स्तर पर आप देख सकते हैं कि एक मुखिया से नहीं होता, दूसरा मुखिया दूसरे बार आता है, अपने अपने मुद्दों को रखता है, उसके बाद आगे निकलता है। और साथ ही समाज में नए मुद्दे और क्षेत्रीय नेताओं के अस्तित्व में आने से क्षेत्रीय दलों का गठन हुआ। उदाहरण स्वरूप 1960 और 1970 के दशक में क्षेत्र विशेष के नेताओं के अस्तित्व में आने से यूपी में चरण सिंह, उड़ीसा में वीज पटनायक, हरियाणा में राव वीरेंद्र सिंह तथा महाराष्ट्र में बाल ठाकरे ने क्षेत्रीय दलों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन कौन? वीज पटनायक, राव वीरेंद्र और बाल ठाकरे ने क्षेत्रीय दलों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद क्षेत्रीय दल की संख्या में नियंत्रण वृद्धि होती गई। उदाहरण के लिए यूपी में बीएसपी, ठीक है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी का गठन हुआ। भारत में बहुदलीय व्यवस्था केंद्र और राज्य दोनों में स्थित है। जो भारत में बहुदलीय व्यवस्था हो वो राज्य में भी है और केंद्र में भी है। ये दलीय व्यवस्था भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। इस व्यवस्था का आधार विचारधारा एवं नीतियों के साथ साथ राजनीतिक लाभ भी रहा है। इस प्रकार बहुदलीय व्यवस्था बहुध्रुवी व्यवस्था का प्रतीक रहा है। ठीक है, इस तरह आपका तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और आप लोग के सामने चौथा चैप्टर बहुत ही जल्दी लाएंगे। आप लोग टेंशन नहीं, और काफी सरल भाषा में बताने का प्रयास करें ताकि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछे आप लोग को आंसर यही लिखना है। ठीक है, भारत में दलीय व्यवस्था या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे ना तो आप लोग इसी तरह से लिखिएगा। आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत नहीं लीजिएगा, आंसर यही होगा। काफी सरल और सटीक बताने का प्रयास करें ताकि आप लोग किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आप लोग दोस्त भी अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा से लिखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, समझ में आ गया होगा। और अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVB स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दे। एक बार क्वेश्चन फिर से सुन ले, क्या हो सकता है? भारत के दल प्रणाली के विकास और विशेषताओं का वर्णन करें, या अथवा करके डाल सकता है। भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था वो राष्ट्रमुखी ना होकर व्यक्तिमुखी है, कैसे वर्णन करें? तो आंसर यही होगा। आप लोग बिंदास होकर इसको लिखिएगा, आपका नंबर काफी अच्छा आएगा। टेंशन लीजिए, आप लोग के सामने चौथा चैप्टर बहुत ही जल्दी लाएंगे, टेंशन फ्री रहिए। ठीक है।